हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अपने प्रांत, परिसर, ग्राफ और साथ ही साथ इक्वल फंक्शन ये सब हम लोगों ने देख लिया। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यानी फलनों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का वर्गीकरण। हमने फलनों के प्रकार पढ़ लिए हैं। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, बहुत सारे फलन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ये सब तो हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, फलनों को वर्गीकृत कर रहे हैं, यानी फलनों के कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं हम वो देखना चाहते हैं। देखिए, फलनों के अंदर अगर आपको वर्गीकरण करना है तो आपको जो हेल्प लेनी है वो लेनी है एक तो प्रांत की, यानी एक वर्गीकरण तो किसके सापेक्ष होगा, प्रांत के सापेक्ष होगा, और दूसरा जो वर्गीकरण होता है वह होता है आपके सहप्रांत व परिसर के सापेक्ष। भाई अपन अगर बात करें तो किसी फलन के अंदर क्या बात है, फलन के अंदर एक प्रांत है, एक सहप्रांत है और एक परिसर है। तो जो फलनों को वर्गीकृत किया गया वह किया गया इन दोनों के सापेक्ष, एक प्रांत के सापेक्ष किया गया और एक सहप्रांत और परिसर के सापेक्ष किया गया। अब जब प्रांत के हिसाब से यानी प्रांत के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो हम फलन को दो रूप में बांटते हैं, दो वर्गों में बांटते हैं। एक फलन तो कहलाता है आपका एकाकी फलन, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, वन वन फंक्शन, और एक होता है बहु एकाकी मतलब मैनी वन। यदि आपको थोड़ा सा याद हो तो जब हम संबंध से फलन की तरफ जा रहे थे तो मैंने आपको एक एरो डायग्राम बताया था और मैंने आपसे कहा था कि समुच्चय ए से समुच्चय बी के अवयवों को जब जोड़ा जाता है तो आपको चार तरह से ये जोड़ हो सकता है। वो वन हो सकता है, एकाकी हो सकता है, वो बहु एकाकी हो सकता है, वह वन मैनी हो सकता है और वो मैनी हो सकता है। ये चार वर्गीकरण हमने सीखे थे। उन चार में से हमने सिर्फ दो को ही क्या बोला था कि वो फलन है। हमने उन चार तरह से जो संबंधों को बनाया गया था उन चार संबंधों में से हमने सिर्फ दो को बोला था कि ये फंक्शन होंगे, यानी वन और मैनी वन। तो अब हमको ये मालूम है कि अगर किसी प्रांत के हिसाब से हम देखेंगे तो फलन या तो एकाकी होगा और यदि वो एकाकी नहीं है तो वो निश्चित तौर पर बहु एकाकी फलन बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर यह बात मैं प्रांत पर क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि एकाकी और बहु एकाकी कौन सुनिश्चित करता है, जब आपका समुच्चय ए से समुच्चय बी में हम रिलेशन या फंक्शन बना रहे हैं तो यहां से कितने अवयव कैसे उस बी के अवयवों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो डिसाइड करता है कि ये क्या बनने वाला है, वन बनने वाला है या वो मैनी वन बनने वाला है। ये बात हमें समझ में आई। यानी यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन है, वो समुच्चय ए है, और समुच्चय ए फलन का क्या कहलाता है, उसका प्रांत कहलाता है। तो प्रांत के सापेक्ष हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि फलन एकाकी है या बहु एकाकी है। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, आप फलन के प्रांत को कभी बड़ा नहीं कर सकते। देखिए, फलन का प्रांत कब निकाला जाता था, फलन का प्रांत तब निकाला जाता था जब उसमें कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं लगाई गई हो। प्रश्न में जैसे आपको व्यंजक दिया गया है उस व्यंजक का मान, उसका प्रांत आप उसी वक्त निकालते थे बिना किसी गणितीय संक्रिया को इस्तेमाल करे हुए। जब गणितीय संक्रिया लगती थी तो यह लगाने का तरीका तभी है जब आप प्रांत निकाल चुके हैं। तो आपने क्या करा कि एक प्रांत निकाल लिया। इस प्रांत को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप इसे छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बड़ा नहीं कर सकते हैं। यानी प्रांत को हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि प्रांत मान लीजिए मेरा आ रहा है 1 से लेके अनंत तक आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि प्रांत 1 से 4 ले लो। आप उस प्रांत को जो आपने निकाला है उसका उपसमुच्चय ले सकते हैं, लेकिन आप 1 से अनंत को माइनस अनंत से अनंत के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप प्रांत को छेड़ते हैं तो आप बहु एकाकी फलन को भी किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एकाकी फलन में कर सकते हैं। तो पहले तो हम यह समझेंगे कि ये एकाकी और बहु एकाकी होते क्या हैं, और उसके बाद हम अपने प्रांत को रेस्ट्रिक्ट करके किसी भी बहु एकाकी फलन को एकाकी में परिवर्तित करना सीखेंगे। ठीक है, जब यह काम हो जाता है तो फिर हम आते हैं दूसरे पर, और वो है क्या, सहप्रांत और परिसर। सहप्रांत और परिसर की मदद से, क्योंकि प्रांत तो आ चुका है, उसकी मदद से आपने एकाकी और बहु एकाकी निकाल लिया है, तो आप जब सहप्रांत और परिसर को सापेक्ष रखते हैं तो आपका जो फलन वर्गीकृत होता है वह होता है
आच्छादक, इसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, और अंतक्षेपी। अंतक्षेपी को हम बोलते हैं क्या? इनटू फंक्शन। तो सप्रांत और परिसर की मदद से हम फलन को आच्छादक या अंतक्षेपी कौन सा है ये बता पाते हैं। किसकी मदद से? सप्रांत और परिसर की मदद से। तो यदि अगर हम बात करें कि ओवरऑल हम किसी फलन को कितने तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो देखिए 2 केस यहां पर है और 2 केस यहां पर है, तो हम टोटल 4 केस में इसका वर्गीकरण करते हैं। तो अगर फलनों का वर्गीकरण होगा तो पहला जो बनेगा केस वो क्या बनेगा? 1-1 बनेगा, एकाकी, और ऑन टू बन सकता है यानी आच्छादक। सेकंड केस क्या बन सकता है? आपका मैनी 1 बन सकता है और ऑन टू बन सकता है। तीसरा केस आपका क्या बन सकता है? 1-1 बन सकता है और इनटू बन सकता है। और चौथा केस आपका क्या बन सकता है? आपका मैनी 1 और इनटू बन सकता है। यानी आपके पास अगर फलनों का वर्गीकरण देखा जाए तो मूलतः कितने तरीके से हो सकता है? 4 तरीके से। अब ये 4 तरीके का जो वर्गीकरण है यही प्रश्नों में पूछा जाता है। आप IIT जेईई के सवालों को उठा लें, जेईई मेंस के सवाल उठा लें, फलन दे रखा है, वो प्रांत भी देता है और सहप्रांत भी देता है। ठीक है, प्रांत की मदद से आप ये देख पाते हैं कि फलन एकाकी है या बहु एकाकी है, और सप्रांत आपको दिया गया होता है और परिसर आपको निकालना होता है। परिसर जैसे आप निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि अब देखते हैं कि आच्छादक है या अंतक्षेपी, और इनको कंबाइन करके हम फलनों को इन 4 रूप में वर्गीकृत करते हैं। क्या क्या वर्गीकरण है आप देखें अगर ध्यान से, तो ये है आपका कौन सा? एकाकी, आच्छादक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बहु एकाकी और आच्छादक। इसको क्या बोलते हैं हम? एकाकी और अंतक्षेपी। और ये जो फाइनल होता है वो क्या है आपका? बहु एकाकी, और साथ में आ जाएगा अंतःक्षेपी। ठीक है, तो हमारा जो वर्गीकरण है फलन का वो क्लियर है कि 4 है, जिसमें हम पहले जो फोकस करेंगे वो किस पर करेंगे? प्रांत के सापेक्ष एकाकी और बहु एकाकी पर करेंगे। हाँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि एकाकी और आच्छादक में हम सबसे पहले प्रांत के सापेक्ष यानी डोमेन के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो हम एकाकी और बहु एकाकी के बारे में बात करेंगे। तो पहला फलन जो हम समझना चाहते हैं वो है एकाकी फलन। कि आखिर एकाकी फलन क्या है, यानी हमारा 1-1 फंक्शन क्या है? 1-1 फंक्शन क्या है? अब अगर 1-1 फंक्शन को हमें परिभाषित करना है तो ध्यान से सुने बेटा, कि यदि आपके समुच्चय का एक अवयव बी के किसी एक ही अवयव से तो जुड़ता है तो आप उसे बोलते हैं कि वो फलन है। ठीक है, पर एक अवयव बी के एक अवयव से जुड़ता है, पर ए का कोई और अवयव अब बी के किसी और अवयव उस अवयव से तो नहीं जुड़ सकता हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये फलन क्या बन रहा है? एकाकी बन रहा है। इसका मतलब अगर हम इसे परिभाषा के रूप में बोले तो क्या होगा? एक फलन f of x अपने प्रांत में 1-1 फलन कहलाएगा, एकाकी फलन कहलाएगा, यदि f of x1 बराबर f of x2 का एकमात्र हल x1 बराबर x2i, इसको बोलते हैं हम फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। यानी x1 और x2, देखिए आप क्या कर रहे हैं,
आपने क्या करा, x1 और x2 दो अवयव चुने, आपको कोई अंक नहीं चुनने, आपने x1 और x2 दो अवयव चुने और यह बोला गया है कि x1 और x2 अगर आपने दो अवयव चुने तो कहां से चुनेंगे, वो प्रांत से चुने। आपने x1 भी चुन लिया और आपने x2 भी चुन लिया और आपने क्या करा, उसे फलन में डाल दिया, फलन की परिभाषा में डाला तो f ऑफ x1 आ गया और आपको ऐसे f ऑफ x2 मिल गया और आप क्या चाह रहे हैं, आपने कहा कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 को मैं हल करूंगा। अब आपने f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 को जब हल किया तो आपको क्या उत्तर प्राप्त हुआ, आपको उत्तर प्राप्त हुआ कि x1 बराबर x2 इसका इकलौता एकमात्र हल है। तो आप बोलेंगे कि यदि दो अलग अलग अवयव लेने के बाद अगर उनको आपने बराबर रखा और उनको बराबर करने पर आपका फलन का उत्तर x1 बराबर x2 आ रहा है, इसका मतलब ये जो फलन है वह x के एक मान के लिए y का सिर्फ एक मान जनरेट करता है, x का एक मान जो आया है उससे y का सिर्फ एक एसोसिएशन होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा, तो आपका फलन कैसा, एकाकी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक आपने बोला कि सर f ऑफ x अपन ले लेते हैं, x ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं x, और इसका प्रांत मुझे मालूम है कि x बिलोंग्स टू r है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो फलन आपने लिया क्या ये फलन एकाकी है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर मैं दो अवयव चुन रहा हूं x1 और x2, किसमें, उसके प्रांत में। तो प्रांत क्या था इसका, r था, तो हमने कहा x1 x2 क्या होगा, रियल नंबर पे चला गया। अब हमने क्या करा, हमको हल करनी है एक समीकरण, कौन सी, हमें f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 को हल करना है। अब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 को हल करने का मतलब क्या हुआ कि आपका यहां पर x1 आएगा और यहां पर क्या जाएगा, x2 आएगा। क्या इकलौता हल क्या आया, x1 बराबर x2, तो ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा, 1 to 1 फंक्शन हो गया। और देखते हैं एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने आपको बोला f ऑफ x बराबर x स्क्वायर ले लो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे ही चल रहा है। आपने कहा कि सर मैं दो नंबर चुनूंगा x1 और x2 जो कहां पर है, उसके प्रांत में है। फिर मैं इस समीकरण को हल करना चाहता हूं, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 को हल करना चाहता हूं। जब मैं x1 बराबर x2 को हल करूंगा तो f ऑफ x1 कितना आएगा, वो आ जाएगा x1 स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा, x2 स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जो आपसे कहेगा कि एक हल तो x1 बराबर x2 है और एक हल x1 बराबर माइनस x2 है। मैंने क्या बोला कि आपका एकमात्र हल जो आए वो क्या आना चाहिए, सिर्फ x1 बराबर x2, लेकिन इसके साथ तो एक और हल आया, कौन सा, x1 बराबर माइनस x2। तो आप बोलेंगे कि ये फलन नॉट 1 1, ये फलन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। अब ध्यान से सुनना बच्चा कि अगर 1 1 नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, मैनी 1 बन जाएगा, क्योंकि फलन दो ही तरह के हैं प्रांत के सापेक्ष, या तो वो 1 1 है और अगर वो 1 1 नहीं हुए तो वो कैसे हैं, मैनी 1 है। तो अगर ये फलन 1 1 नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, मैनी 1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जांचने की विधियां हैं वो सारी 1 1 को जांचती हैं। ठीक है, अगर हमें टेस्ट करना है कि कोई फलन एकाकी है या बहु एकाकी है तो हम ये जांचना चाहते हैं कि वो फलन एकाकी है या नहीं है। अगर वो एकाकी नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, बहु एकाकी बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने एक और, मैंने कहा जैसे मान लीजिए f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब, x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे चल रहे हैं। मैंने फिर से कहा कि आप x1, कोई अंक नहीं चुनना है आपको, x1 और x2 ऐसे ही दो अवयव चुनने हैं। मान लेते हैं कि वो कहां पर है, उसके प्रांत में है। तो अपन क्या करेंगे, हमको हल करना है f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। जब हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, जिसका एकमात्र हल क्या आने वाला है, x1 बराबर x2 आने वाला है। इसका मतलब ये जो फलन है ये कैसा है, 1 to 1 फलन है। तो अगर हमसे कोई बोले कि एकाकी फलन है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, एकाकी फलन वह फलन होते हैं जिसमें x का एक अवयव यानी आपके प्रांत का एक अवयव आपके सहप्रांत के एक यूनिक अवयव से एसोसिएट हो जाता है और वो सहप्रांत के जिस अवयव से जुड़ चुका है, अब प्रांत का कोई भी अवयव उस अवयव को नहीं छुएगा, अब उससे कोई कनेक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि वो एक अवयव ने ले लिया है। मान लीजिए आपके पास प्रांत में ए बी सी है, आपके पास सह प्रांत में 1 2 3 है, आपका ए 2 से एसोसिएट हो गया है, आपका ए 2 से जुड़ गया है, तो अब बी और सी जो है वो किसी भी हालत में 2 को नहीं छू सकते हैं, वो 1 को या 3 को छू सकते हैं। तो एकाकी फलन क्या हो गया, वह फलन जिसने अपने प्रांत का एक अवयव को सहप्रांत के एक अवयव के साथ कुछ इस तरीके से जोड़ा है कि अब प्रांत का कोई भी अवयव सहप्रांत के इस अवयव को
छुएगा नहीं, उसके साथ कोई एसोसिएशन नहीं दिखाएगा। अगर वो एसोसिएशन दिखा देगा तो वह एकाकी फलन नहीं है, फिर वो किस में चला जाएगा, बहु एकाकी फलन में चला जाएगा। अब कई बच्चों के जहन में यह बात आती है कि सर मान लीजिए x1 इज इक्वल टू x2 भी एक हल नहीं आया, x1 बराबर माइनस x2 मतलब कोई हल आया ही नहीं, तो आप बोलोगे कि यदि आपने दो अवयव लिए और आपको कोई हल नहीं मिल पा रहा है तो आप बोलेंगे कि या तो वो अवयव प्रांत में ही नहीं है या वो फलन ही नहीं है, क्योंकि फलन या तो एकाकी है और अगर वो एकाकी नहीं है तो निश्चित तौर पर वो क्या है, बहु एकाकी फलन है। तो हमें एकाकी फलन की परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि वैसा फलन जो अपने प्रांत में कैसा हो, f(x1) और f(x2) को जब आप हल करें तो उसका इकलौता हल क्या आ जाए, x1 बराबर x2 आ जाए। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर और देखें, मैंने आपसे बोला कि y बराबर आप ले लो ln x, log x ले लिया, इसका प्रांत आप जानते हैं क्या होता है, 0 से लेके अनंत होता है। मैं कैसे चेक करूंगा, मैं x1 लूंगा और x2 लूंगा, ये कहते हुए कि वो दोनों भी कहां पर है, 0 से अनंत। कौन से अवयव है मुझे पता नहीं, लेकिन x1 और x2 जो भी अवयव आएंगे, जो भी नंबर आप ले रहे हैं, वो निश्चित तौर पर कहां से कहां तक होगा, 0 से अनंत तक होगा। अब ये 0 से अनंत में लिया और आपने कहा कि सर आप f(x1) बराबर f(x2) को हल करें। अब f(x1) कितना आएगा बेटा, ln x1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ln x2 आ जाएगा। अब ln x1 और ln x2 बराबर होंगे कब, तभी बराबर हो सकते हैं जब x1 बराबर x2 हो। यदि आप लॉग का ध्यान दें, लॉगरिथम का, तो लॉगरिथम का जो ग्राफ होता है वो बहुत क्लियर होता है कि वो इस तरीके से जाता है। आधार इसका क्या है, ई है, तो ये वर्धमान फलन। तो अगर आपने बोला कि ln x1 और ln x2 बराबर हो रहे हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब x1 बराबर क्या हो, x2 हो। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फलन कैसा है, 1 to 1 फलन है। ठीक है, तो हमें एकाकी फलन समझ में आ गया कि एकाकी फलन कैसे चेक किया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या चाहे जेईई मेंस हो, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, वो इतना आसान तो नहीं पूछेगा कि आप उसमें x1 डाल दें, आप उसमें x2 डाल दें और आप उसका मान निकाल के देखें कि x1 बराबर x2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा, ये मेथड है भी अपने आप में बहुत लंबा। तो हमने क्या करा, हमने मेथडों को जनरेट करना चालू करा कि एकाकी फलन के बाद हम अभी पहले चलते हैं बहु एकाकी पर, फिर मैं बताता हूं कि उनके लिए मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अपना ये एकाकी फलन हो गया, इसके बाद अपन चलते हैं बहु एकाकी फलन पे। सेकंड डेफिनेशन जो आपको समझनी है वो किसकी समझनी है, बहु एकाकी फलन। बहु एकाकी फलन यानी कि मैनी वन फंक्शन। बहु एकाकी फलन का मतलब मैनी वन। अब मैं बार बार मैनी वन ही बोलूंगा, ठीक है, बोलने में ये ज्यादा आसान है। तो बहु एकाकी फलन का मतलब मैनी वन फंक्शन। अब मैनी फंक्शन वन फंक्शन क्या होगा, आप क्या बोलोगे, एक फलन f ऑफ x अपने प्रांत में बहु एकाकी फलन कहलाता है यदि दो अवयव x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। इसका मतलब है क्या है, बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 का हल x1 बराबर x2 के अलावा भी आए। ठीक है, एक फलन f ऑफ x अपने प्रांत में बहुपदी है, फलन मैनी वन फंक्शन कहलाता है यदि दो अवयव x1 और x2 के लिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का हल x1 बराबर x2 के अलावा भी आए, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आ जाए। ठीक है, या x1 बराबर x2 नहीं आए तो भी आप क्या बोलोगे कि आपका फंक्शन जो है वो कैसा है, आपका फंक्शन मैनी वन है। जैसे एग्जांपल ले लें अपन, मैंने आपसे बोला f ऑफ x मान लीजिए अपन ले रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया। मैंने आपसे कहा कि इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत तो निश्चित तौर पर रियल नंबर है। मैंने कहा आप x1 ले ले एक,
x2 ले लें जो कहां पर है, रियल नंबर पे है, और आपने हल करने की कोशिश करी f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 का मतलब होगा कि x1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास, x2 स्क्वायर आ गया, तो x1 बराबर x2 एक हल आया, और x1 बराबर माइनस x2 एक और हल आया। तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसके दो हल आ रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, निश्चित तौर पर मैनी वन फंक्शन है, ये वन वन नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल लें एक और फटाफट से, मैंने आपसे बोला बहुत प्यारा सवाल है ये, f ऑफ x बराबर साइन x, और मैंने x बिलोंग्स टू r के लिए बोल दिया। ठीक है, f ऑफ x बराबर साइन x किसके लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए। अब अगर x बिलोंग्स टू r के लिए मैं जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आपके लिए दो अवयव चुनूंगा, x1 और x2, दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको जब हल करना होगा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो आप इसे हल करेंगे कि ये साइन ऑफ x1 बराबर साइन ऑफ x2 होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका हल क्या आएगा। कई बच्चे बोलते हैं ठीक है ना सर, x1 बराबर क्या आएगा, x2 आएगा। नहीं बेटा, आपको याद होगा कि हमने कक्षा 11वीं में त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ी थी, और त्रिकोणमितीय समीकरण में हमने एक रूल पढ़ा था कि यदि आपका साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो आपका जो सॉल्यूशन आता है, जो हल आता है, वो थीटा बराबर क्या आता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा होता है जहां n क्या है, n इंटीजर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, और नहीं भी है तो चलो अभी याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी रिवाइज हो गया। तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। ये कक्षा 11th में त्रिकोणमितीय समीकरण में पढ़ा था हमने। अब अगर उसी हिसाब से अपन इसको देखें तो ये आपको क्या हल देगा, ये आपको कहेगा कि x1 बराबर जो होगा वो होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और x2। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई आप n बराबर 0 ले लो, आपने अगर n बराबर 0, क्योंकि n क्या है आपका, n तो इंटीजर है, तो n बराबर 0 जैसे लिया तो आपको मिलेगा x1 बराबर x2, ये पहला हल आ गया। फिर आपने कहा कि सर n बराबर 1 ले लेते हैं अपन, जब n बराबर 1 लोगे तो आपको मिलेगा x1 बराबर पाई माइनस x2, ये भी इसका एक हल है। फिर आपने n बराबर 3 ले लिया तो x1 इज इक्वल्स टू, सॉरी 2 ले लिया तो x1 बराबर 2 पाई प्लस x2, ये भी आपका एक हल आ रहा है। तो इस तरीके से अगर देखें तो इसके कितने हल आएंगे, इसके हल आएंगे अनंत। ठीक है, हम कहते हैं कि सिर्फ एक हल होना चाहिए था, x1 बराबर x2 अगर सिर्फ एक मात्र हल है तो हम बोलेंगे कि वो फलन कैसा है, 1 1 है। परंतु यहां देखो कि इसके हलों की को तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये तो अनंत तक जाएंगे। तो यह फलन जो है, ये फलन क्या कहलाएगा, ये फलन कहलाएगा मैनी वन फंक्शन। तो हम अब ये बात समझ गए हैं कि एकाकी फलन कौन से हैं और बहुएकाकी फलन कौन से हैं। हमने कहा कि सर परिभाषा के रूप में तो यह है कि प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक यूनिक अवयव के साथ जुड़ जाए, और जिसके साथ जुड़ जाए बाकी इनमें से कोई उसे छेड़े ना, तो हम बोलेंगे कि ये फलन क्या है, एकाकी फलन है। फलन की परिभाषा तो अपनी जगह पर है ही है, ठीक है ना। अब हमने कहा कि ये जो अवयव जुड़ा, ये इस अवयव से जुड़ गया, ये बी का अवयव है, ये ए का अवयव है, जुड़ गया। अब इस अवयव को इनमें से कोई भी छेड़े ना, ये किसी और को छेड़े चलेगा, और अगर इसने किसी और अवयव को पकड़ा तो फिर कोई और इसको ना छेड़े, तभी आपके सारे फलन कैसे होंगे, एकाकी फलन होंगे। अगर मान लीजिए इस अवयव ने, मान लीजिए आपके प्रांत के अवयव ने सह प्रांत के एक अवयव को पकड़ा और आपके प्रांत के एक और अवयव ने उसी अवयव को दोबारा पकड़ा, तो हम उसे बोलेंगे क्या, कि वो मैनी वन फंक्शन है। यानी आपको ये बात बार बार समझ में आनी चाहिए कि अगर फलन एकाकी नहीं है तो वो क्या होगा, बहुएकाकी होगा। तो परिभाषा के रूप में अगर देखें हम, तो परिभाषा में तो हम आराम से देख सकते हैं कि एकाकी फलन क्या होते हैं और बहुएकाकी फलन क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सर ये तो हमने परिभाषात्मक रूप में समझ लिया कि एकाकी क्या है और बहुएकाकी क्या है, लेकिन क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि करना क्या है, प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे। तो अब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ वन वन फंक्शन, टेस्टिंग ऑफ वन वन फंक्शन। यानी
हम एकाकी फलन को जांचना कोशिश करते हैं। हम वो मेथड सीखेंगे जिससे ये एकाकी फलन जांचा जा सकता है, ठीक है। और इस मेथड में पहला मेथड तो आपको पता ही है क्या करना है आपको। फर्स्ट मेथड में बता चुका हूं कि आप x1 ले लें और x2 ले लें जो कहां पर हो, फलन के प्रांत में हो। पहला काम आपने दो अवयव ले लिया, मान लिया, लेट कर लिया। फिर आपने क्या करा इसमें, सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 को हल करेंगे। ये पहला मेथड है हमारा जो हमने सीखा था परिभाषात्मक रूप से, है ना। तो f ऑफ x1 बराबर क्या आ गया, f ऑफ x2 आ गया। अगर इसका हल सिर्फ क्या आता है, इसका हल आ जाता है x1 बराबर x2, और वो भी कैसे, ओनली यही आया, तो आपका फंक्शन कैसा है, 1 1, अन्यथा अपने आप क्या हो जाएगा, मैनी 1, ठीक है। दूसरा मेथड, अगर ये मान लीजिए मेथड आपको नहीं करना, तो दूसरा मेथड होता है वो है आलेख विधि। क्या है वो, आलेख विधि, यानी ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, इसको समझें। सबसे पहला काम ग्राफिकल मेथड में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं, आलेख विधि से ये कैसे होगा, फिर हम आलेख विधि पे प्रैक्टिस कर लेंगे। आलेख विधि के बाद फिर हम चलेंगे कहां पर, किसी और एक और मेथड पर। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, हम तीसरे मेथड पे भी चल के देखेंगे, ठीक है। तो पहले आलेख विधि, और आपको याद होगा मैं शुरू से इस चैप्टर में बोलता आ रहा हूं कि बेटा ग्राफ पर हमें कमांड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के जो उत्तर हम निकालते हैं वो हम ग्राफिकल अप्रोच से ज्यादा अच्छे तरीके से निकालते हैं, ठीक है। जब हलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो भी हम आलेख का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में आपको, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दिए गए प्रांत व सहप्रांत की सहायता से फलन का आलेख बनाएं। पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो आपको प्रांत दे रखा है फलन का और जो सहप्रांत दे रखा है उसकी मदद से आपको क्या करना है, आपको फलन का आलेख बनाना है, ठीक है। आपने आलेख बना लिया। अब स्टेप 2 पर क्या करेंगे हम, स्टेप 2 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। तो स्टेप 2 क्या है, देखो स्टेप 2 में क्या करेंगे, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचे। अब आपको क्या करना है, आपने ग्राफ तो बना लिया, अब आप x एक्सिस के पैरेलल क्या खींचेंगे, लाइनें खींचना शुरू करेंगे। अब ये कहां खींचेंगे, कितने में खींचेंगे, तो जो आपको सहप्रांत दे रखा है उस सहप्रांत में, सहप्रांत का मतलब क्या है, एक्चुअली में y की हम बात कर रहे हैं, सहप्रांत का मतलब क्या है, रेंज होता है y, और रेंज क्या है, सहप्रांत का ही उपसमुच्चय है, ठीक है ना। तो अगर सहप्रांत का ही उपसमुच्चय है तो हमें जो रेखाएं खींचनी है x अक्ष के समांतर वो y के अवयवों पर खींची जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, x अक्ष के समांतर रेखाएं खींची। थर्ड केस, अब वो रेखाएं क्या करेंगी भाई साहब, वो रेखाएं कुछ तो करेंगी, क्या करेंगी थर्ड रेखाएं, यदि x अक्ष के समांतर रेखाएं आलेख को अधिकतम एक बार मिल पाए। क्या हुआ, आपने x अक्ष की समांतर रेखा खींची, ये आलेख को अधिकतम कितनी बार मिल रही है, एक बार। मतलब कुछ रेखाएं ऐसे भी हैं, मान लीजिए आपने तो खींच दिया रैंडमली, कुछ रेखाएं खाली चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब वो सहप्रांत के वह अवयव हैं जिनका प्रांत में, मतलब प्रांत के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको तो क्या चाहिए, x अक्ष के समांतर जब हम रेखाएं खींच रहे हैं तो क्या होगा, x अक्ष की समांतर रेखाएं अधिकतम एक बार मिल पाए, तो तब
फलन एकाकी है, यानी 1 1 है, यदि एक भी रेखा आलेख को एक से अधिक बार मिल जाए, एक भी रेखा, मैं सारी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं एक ही रेखा मिल गई मान लो, ठीक है, तब फलन एकाकी नहीं होगा। और अगर वो एकाकी नहीं है तो अपने आप वो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया, मैनी वन हो गया। तो ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, ग्राफिकल मेथड कहता है कि आप सबसे पहले ग्राफ का आलेख बना लें, आलेख बनाने के बाद एक्स अक्ष के समांतर क्या करें, रेखाएं खींच दें। जब आप एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचेंगे तो वो रेखाएं निश्चित तौर पर आपके आलेख को काटेंगी, या स्पर्श करेंगी या खाली चली जाएंगी। तीन ही केस है, या तो वो काटेंगी, या तो वो स्पर्श करेंगी, या वो खाली चली जाएंगी। पर वो जो भी करे, वो एक रेखा आपके आलेख को सिर्फ और सिर्फ एक बार मिले, मैक्सिमम एक बार मिले, तो आपका फलन कैसा है, आपका फलन निश्चित तौर पर एकाकी है। और यदि एक भी रेखा एक से ज्यादा बार आपके आलेख को मिल गई तो आप बोलेंगे कि जो फलन है वह क्या है, वह आपका बहुएकाकी फलन है। अब इसका मतलब क्या है, पहले अपन इसको एग्जांपल में समझते हैं, फिर अपन बात करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, मैंने कहा आपको फंक्शन दे रखा है, मैंने रियल नंबर टू रियल नंबर, मैंने आपको एफ ऑफ एक्स दे दिया, सपोज करो क्या, एक्स क्यूब। और यहां पर देखिए मैं जब एग्जांपल लूंगा तो बहुत सारे आलेख मैं बनाऊंगा और ये सारे आलेख आपको याद भी रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने काम आएंगे। अब मैंने कहा कि मुझे इसका एकाकी देखना है, ठीक है, कैसे देखूंगा, मैंने कहा ये आपका वाई अक्ष हो गया और ये आपका एक्स अक्ष हो गया। एक्स क्यूब का ग्राफ जो होता है वो निश्चित तौर पर ऐसे और इधर से ऐसे चला जाता है, ठीक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ जाता है। यहां अनंत ले लेते हैं और यहां माइनस अनंत ले लेते हैं। अब मेरा आलेख तैयार हो गया, इसका मतलब मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड स्टेप पे जाऊंगा। मैंने सेकंड स्टेप पर कहा कि मैं क्या करूंगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचूंगा। एक्स अक्ष के समांतर जब मैं रेखाएं खींचना चालू करता हूं, जितनी चाहे मैं खींच सकता हूं, क्योंकि मेरे को आर दे रखा है। तो देखें आप, जितनी भी रेखाएं मैं खींच रहा हूं वो सारी रेखाएं आपको आपके आलेख को कितनी बार मिल पा रही हैं, वो सिर्फ एक बार ही तो मिल पा रही हैं। एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट, खुद एक्स अक्ष भी ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये जितने भी पॉइंट आपने काटे हैं ये सब कितनी बार कटे हैं, एक बार। तो आप बोलेंगे कि आपका फंक्शन कैसा है, प्योरली 1 1 फंक्शन है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अपन एक और ले लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि एफ वाला लो रियल नंबर टू रियल नंबर, और मैंने आपसे बोला एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो बनता है वो परवलय होता है ऊपर की ओर। ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना। अब आपने कहा कि सर हम रेखाएं खींचते हैं, देखो यहां की रेखाएं तो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि आप सहप्रांत में अगर खींच रहे हैं तो ये वाली रेखाएं तो इस कर्व को मिलेंगी ही नहीं। पर और ये वाली जो रेखा एक्स अक्ष है बेसिकली वो एक बार मिल रही है, इस पॉइंट पर टच कर रही है, तो यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। इसके ऊपर जैसे ही मैंने रेखा खींची उसने एक से ज्यादा बार उसको कट कर दिया, इसने भी एक से ज्यादा बार कट कर दिया। तो इस कट का मतलब क्या है पहले वो समझ लो, और ये फलन कैसा हो जाएगा। अब ये बहुएकाकी है। बहुएकाकी का मतलब x का एक से ज्यादा अवयव y के एक अवयव के साथ, ठीक। अब देखो आपने कहा कि सर मैं y का ये मान ले रहा हूं, इस मान को अपन मान लेते हैं कि अल्फा है, तो इस y के मान अल्फा को x के कितने मान दे रहे हैं, ये 2 मान दे रहे हैं, x1 और x2। तो अगर आप x1 डालेंगे तो भी आपको मान क्या मिल रहा है, अल्फा। अल्फा कहां होगा, y अक्ष पर है तो रेंज में यानी कि सहप्रांत में होगा। तो x1 डालने पर भी आपको क्या मिल रहा है, अल्फा, और x2 डालने पर भी क्या मिल रहा है, अल्फा। तो आपके प्रांत के 2 अवयवों ने आपके सहप्रांत के एक अवयव को एंगेज किया, एक अवयव के साथ उन्होंने अपना संयोजन दिखाया। तो हम बोलेंगे कि जो ये फलन आ रहा है ये निश्चित तौर पर कैसा फलन है, मैनी वन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये एकाकी फलन की जो मूलभूत परिभाषा है उसको वायलेट कर रहा है, उसको गलत साबित कर रहा है। तो अगर फलन एकाकी नहीं है तो निश्चित तौर पर वो क्या बन जाएगा, बहुएकाकी फलन में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो ग्राफिकल अप्रोच है, अगर आपको ग्राफ याद है, जैसे अब आप देखो एग्जांपल के तौर पर मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल डायरेक्ट दिखा सकता हूं। एग्जांपल देखें,
जैसे मैंने कहा आपको f रियल नंबर टू रियल नंबर, अब आप सिर्फ क्या ग्राफ देखते हैं और आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा आपको मैं डेफिनेशन में दे रहा हूं f ऑफ x बराबर साइन x, अब आप f ऑफ x बराबर साइन x ले लें, ये ऐसे चलेगा। निश्चित तौर पर x अक्ष के समांतर रेखाएं कितनी बार काटेंगी इसको, बहुत बार काटेंगी, एक से ज्यादा बार। मुझे तो एक से ज्यादा बार की बात है, ये तो कई बार काट रही है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। अब आप अपने जहन में जो जो ग्राफ आप जानते हैं, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखें। मैंने आपसे कहा चलिए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देख लेते हैं। मैंने कहा एग्जांपल पे ले लेते हैं f रियल नंबर से रियल नंबर f ऑफ x बराबर e की पावर x। तो e की पावर x का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, e की पावर x का ग्राफ ऐसे चला जाएगा। इससे नीचे अगर अपन रेखाएं खींच रहे हैं तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है, खाली चली जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सहप्रांत के अवयव खाली रह जाते हैं, उससे हमें दिक्कत नहीं है, फलन की परिभाषा में भी कोई दिक्कत नहीं आती, बस प्रांत में खाली नहीं रहना चाहिए। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, इधर से खींचना चालू करते हैं तो देखें हर रेखा जो है वो सिर्फ एक बार ही आपके वक्र को मिल पाएगी, हर रेखा जो है वो एक बार ही मिल पाएगी। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो एक्स अक्ष है ये तो अनंत पे जाके मिल रहा होगा, स्पर्श कर रहा होगा, तो एक बार करेगा, वो भी क्या करेगा, एक ही बार करता। अगर अनंत हम अचीव कर लेते तो भी वो एक ही बार करता, तो एक ही बार कर रहा है, तो ये जो फलन है आपका वो निश्चित तौर पर कैसा हो गया, 1 to 1 हो गया। तो अगर अपन ग्राफिकली है और हम ग्राफ बनाना जानते हैं तो हम सिर्फ ग्राफ को देख करके, हमारे आलेख को देख करके ये निश्चित कर सकते हैं कि जो फलन है वो एकाकी है या बहुएकाकी। 10x को दिमाग में लाओ, अगर 10x का प्रांत आपने क्या कर दिया, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में सारे विषम गुणांकीय π/2 हटा दिए, आपने 2n + 1 π/2 हटा दिया और आपने 10x का ग्राफ बनाया, तो 10x का ग्राफ को देखो x अक्ष के जब समांतर खींचोगे तो वो अनंत बार कट जाएगा। ठीक है, तो वो कैसा फलन हो गया, वो आपका एकाकी बहुएकाकी फलन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी ग्राफों को जानते हैं उन ग्राफों को जैसे ही देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर वो फलन एकाकी है या बहुएकाकी। इसमें मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैंने कहा f रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, और मैंने बोल दिया f ऑफ x बराबर 2। ये एक आपका अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है, नियत फलन है बेसिकली। ठीक है, अब इसका ग्राफ जब बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, आपको 2 पर जाना है। मान लीजिए ये आपका 0,2 पॉइंट है, तो आपकी जो सरल रेखा होगी वो ऐसे चली जाएगी और इसका नाम है y बराबर 2 यानी f ऑफ x बराबर 2। अब आप x अक्ष के समांतर जब रेखाएं खींचेंगे तो x अक्ष के समांतर रेखाएं कैसी जाएंगी बेटा, वो तो सारी खाली चली जा रही हैं, आपकी सारी रेखाएं खाली जाएंगी, लेकिन जो एक रेखा आएगी वो इसके ऊपर ओवरलैप होके आएगी। तो ये कितनी बार मिल रही है, ये अनंत बार मिल रही है, अनंत बार मिल रही है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो फलन है ये कैसा फलन है, ये फलन हो गया आपका मैनी टू वन फंक्शन। ये आपका फलन कैसा बन गया, मैनी टू वन फंक्शन बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि मैनी टू वन के अंदर आपके ये सारे के सारे, ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो ओवरलैप हो गई, एक के ऊपर एक संपाती आ गई, कोइंसिडेंट लाइन है, तो संपाती रेखा है। तो इसका मतलब x के कोई भी मान डालो आपको y में तो एक ही मान मिलने वाला है, तो ये फलन कैसा हो गया, ये हो गया आपका बहुएकाकी। अब आप दिमाग लगाओ, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होगा, आप बोलोगे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं फटाफट देखता हूं उनको। जैसे मैंने बोला आपको f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो आपके जहन में बात आएगी सर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ तो 0 से लेके 1 तक ऐसे आता है, 1 पर जंप करके 1 से लेके 2 तक यहां आता है। तो अब जो रेखा मैं y बराबर 1 खींचूंगा वो इस लाइन को अनंत बार मिलेगी, यहां से यहां तक ओवरलैप करके जाएगी वाली रेखा। तो मैं कैसे बोलूंगा कि ये फंक्शन कैसा है, मैनी टू 1 है। आप फ्रैक्शनल पार्ट को याद करें, f ऑफ x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को देख लें। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ आपको याद है कि कुछ इस तरीके से आरी टाइप बनता था, ये ग्राफ ऐसा था, x अक्ष के समांतर रेखाएं इसको अनंत बार काटेंगी, तो ये भी फंक्शन कैसा हो गया, मैनी टू 1 फंक्शन हो गया। ठीक है ना, आप एग्जांपल में देखें f ऑफ x बराबर सिग्नम x, सिग्नम x का ग्राफ आपको याद है, हमने कहा था 0 पे 0 होता है, 0 से बड़े मानों पर 1, 0 से छोटे मानों पर -1। अब जब x की जो रेखा आप बोलोगे कि सर एक रेखा अपन ने ये वाली ले ली, तो ये रेखा यहां से इसको ओवरलैप करके जाएगी और अनंत तक छू जाएगी, तो एक भी रेखा ऐसा कर रही है तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है,
मैनी टू वन फंक्शन है। तो ग्राफिकली जितने भी ग्राफ आप जानते हैं, अगर आप उन ग्राफों को देखते हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कि ये जो फलन है ये क्या है, एकाकी है या बहु एकाकी है। तो हम एकाकी फलन और बहु एकाकी फलन को आराम से ग्राफिकली देख सकते हैं, ठीक है। और हम ये भी जान सकते हैं कि अगर ग्राफ हमको पता है अच्छे से, ग्राफ अगर हम लोगों को बनाना आ गया, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी सीख लिया था, ताकि अगर आलेख अलग तरीके का भी आ जाएगा तो हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल लेकर के अपना ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ में अगर अब अपन बात करें, जो मैं शुरू से बात करता आ रहा हूं कि अगर एकाकी और बहु एकाकी के बारे में बात करनी है, तो अपन को देखो बहु एकाकी और एकाकी का अगर लॉजिक समझो तो फिर से मैं आपको एक बार डायग्राम से भी दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एकाकी फलन का मतलब क्या हुआ, आपका समुच्चय ए था, फिर से समझेंगे एक बार क्योंकि अब हम तीसरे मेथड पे जाने वाले हैं। और ये बी था। ए में मान लेते हैं हमारे पास कुछ अवयव थे, बी में भी हमारे पास कुछ अवयव थे। आपने ए के अवयव, ए से बी में फलन बनाया, एक अवयव इसके साथ कनेक्ट हो गया, एक अवयव इसके साथ कनेक्ट हो गया, एक अवयव इसके साथ कनेक्ट हो गया, एक अवयव इसके साथ कनेक्ट हो गया और एक अवयव इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो ये जो रिलेशन है या ये जो फंक्शन है वो आपका कैसा कहलाएगा, 1 1, क्योंकि ए का कोई भी अवयव ऐसे किसी अवयव को नहीं पकड़ रहा है जो बी के साथ, बी मतलब ए से पहले कनेक्ट हो चुका हो। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 1 1। यहां पर अवयव खाली रह जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां कोई अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कैसा हो गया, 1 1 वाला हो गया लॉजिक। अब अगर मैं मैनी वन के बारे में बात करूं तो मैनी वन के लिए क्या होगा, आपका एक आ गया ए सेट, यहां पर आपका बी सेट आ गया, यहां पर आपने ये और ये कर दिया। तो देखो ए के 2 अवयव बी के 1 अवयव के साथ चला गया, फिर चाहे सारे एक ही जैसे चले गए हो, यहां खाली भी रह गया हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे, ठीक है। पर आपका ये वाले 2 अवयवों ने जैसे ही एक के साथ कनेक्शन करा, मैं इसे बोलने वाला हूं कि ये क्या है, मैनी वन है। तो ग्राफिकली जितने भी सवाल हमने करे उसमें जब हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं तो ये देखते हैं कि एक्स के एक अवयव के लिए वाई का कितने अवयव, एक आ रहा है, एक्स के एक अवयव के लिए वाई का कितना अवयव, एक आ रहा है, तो ये 1 1 है। यहां पर एक्स के 2 अवयवों के लिए वाई का एक अवयव, तो ये कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। तो हमारे लिए ग्राफिकल अप्रोच क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे अप्रोच पर जो हमको करना है। मान लीजिए आपको ऐसा फलन मिल गया जिस फलन का आप आलेख नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आपको उसका आलेख नहीं पता, लेकिन आपको प्रश्न तो दे ही दिया है और उसका आलेख बनाना आपके लिए मुश्किल काम भी है। तो हम क्या करते हैं, हम तीसरा स्टेप यूज करते हैं और इस तीसरे स्टेप को हम बोलते हैं अवकलन विधि। अवकलन विधि, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन विधि। इसके अंदर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे का लेता हूं और मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा कि ऐसा क्यों है और क्या है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसमें अवकलन विधि में आपको क्या करना है, आपको स्टेप 1 पर ध्यान देना है। स्टेप 1 आपका क्या आएगा, यदि फलन f of x अपने प्रांत में अवकलनीय है, अपने प्रांत में क्या है, अवकलनीय है, तब f डैश x ज्ञात करें। अब f डैश x का मतलब क्या है, f डैश x का मतलब क्या है मैं बताता चलूंगा आपको। f डैश x का मतलब है जो फलन आपको दे रखा है उसका dy बाई dx ज्ञात कर लें। f डैश x का मतलब क्या हो गया कि आप उसका क्या निकाल लें, dy बाई dx निकाल लें। आपने f डैश x निकाल लिया। सेकंड स्टेप, जब आप उसका f डैश x निकाल चुके हैं फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, दिए गए प्रांत में f डैश x का चिन्ह जांचे। क्या करें, f डैश x का चिन्ह जांचे। आपको f डैश x का चिन्ह जांचना है कि वो धनात्मक है, कि वो ऋणात्मक है, कि वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, कि वो सदैव शून्य है, वो आपको जांचना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहेगा इसका, थर्ड स्टेप कहेगा यदि, अब आप प्रांत में जांच रहे हैं तो यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 आ जाता है,
यानी एफ डैश एक्स का मान जो है वो सदैव कैसा आता है, धनात्मक। फॉर ऑल, इसको हम बोलते हैं एक्स के सभी मानों के लिए, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ये है फॉर ऑल, मैं इसको बोलता हूं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, यानी एक्स के वो सारे अवयव जो प्रांत में उपस्थित है उन सभी के लिए यदि आपका एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे कि आपका फंक्शन क्या है, 1 1 है। ऐसा क्यों? जब आप कभी किसी फलन का अवकलन करते हैं और एफ डैश एक्स आता है, तो ये एफ डैश एक्स क्या प्रदर्शित करता है, ये एफ डैश एक्स बताता है कि वो फलन आपका वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। यदि आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्या बताएगा कि आपका फलन वर्धमान है। वैसे देखा जाए तो जो dy बाय dx होता है वो किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है। क्या करता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि वह फलन वर्धमान होगा, फलन वर्धमान होगा। समझ में आ रहा है? अब अगर आपका फलन वर्धमान है और वो भी कैसा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आपका ग्राफ जैसे जैसे x के मान बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा। अब जब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा तो x अक्ष के समांतर रेखाएं उसे कितनी बार काटेंगी? एक बार। अगर आपका dy बाय dx क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आपका फलन हो गया वर्धमान। ठीक है, अगर आपका dy बाय dx पॉजिटिव हो गया तो आप क्या बोलोगे कि आपका फलन कैसा है, इंक्रीजिंग। और अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ग्राफ को बढ़ना है ऊपर की तरफ। जब वो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं उसे कितनी बार मिल पाएंगी? एक बार। तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, 1 1। यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, तो भी आपका फलन कैसा कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा बेटा। कैसे? आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 यानी आपका फलन ह्रासमान हो गया, डिक्रीज करेगा तो वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो हमेशा डिक्रीज करके आ रहा है, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं उसे कितनी बार मिलने वाली है, एक बार मिलने वाली है। तो हम बोलते हैं कि वो फलन कैसा, 1 1 है अभी भी। यदि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स के अवयव, x के अवयव पर या x के कुछ निश्चित मान पर। आपका एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है x के कुछ निश्चित मान पर, कुछ निश्चित मान पर, फाइनाइट नंबर्स पर, ठीक है, निश्चित मान पर, तथा एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला, आपका एफ डैश एक्स का मान क्या हुआ, आपने कहा कि मेरा एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आ रहा है, फिर किसी एक पॉइंट पर वो 0 बन गया, फिर वो पॉजिटिव आ रहा है, फिर वो किसी पॉइंट पर 0 बन गया, फिर वो पॉजिटिव आ रहा है, फिर किसी पॉइंट पे 0 बन गया। मतलब कुछ पॉइंट्स पर, कुछ निश्चित मान पर आपका वो क्या बन रहा है, एफ डैश एक्स का चिन्ह। और उसके बाद क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तित भी नहीं हो रहा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, हद से हद वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि आपका फंक्शन अभी भी कैसा है, 1 to 1 फंक्शन है। मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाता हूं। जैसे इंक्रीजिंग वाले के लिए अपन ने क्या बोला कि आपका ग्राफ मान लीजिए पूरे डोमेन में इंक्रीज कर रहा है, तो आपका ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसे चल रहा होगा इंक्रीजिंग में, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं इसको कैसे काटेंगी, एक बार। डिक्रीज करने वाला ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मान लीजिए ऐसा आ गया डिक्रीज वाला ग्राफ, तो आप बोलोगे कि सर एक बार। अब मैंने बोला कि यहां पर क्या हुआ कि आपका ग्राफ चला किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उसने क्या करा, अपने आप को x इक्वल टू a पर अपना dy बाय dx 0 कर लिया, यानी समांतर हो गया। लेकिन इसके बाद वो फिर उठ गया, इस पॉइंट पर उसने फिर क्या कर दिया, x इक्वल टू b पर अपने आप को 0 कर लिया, वो फिर उठ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि यहां पर dy बाय dx कैसा है, ग्रेटर देन 0, पर इस पॉइंट पर dy बाय dx कैसा आ गया, इक्वल टू 0। फिर आपका dy बाय dx कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0। फिर इस पॉइंट पर क्या आ गया, dy बाय dx इक्वल टू 0। फिर dy बाय dx कैसा है,
ग्रेटर देन 0। तो x के कुछ निश्चित मानों के लिए आपका डिवाइड बाय dx क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, परंतु f डैश x का चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा, मतलब धनात्मक था, हद से हद क्या हो रहा है, वो शून्य हो रहा है, वो भी एक बिंदु पर। बिंदु बहुत सारे हो सकते हैं, मगर एक बिंदु पर शून्य हुआ, उसके आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका फलन अब भी कैसा है, 1 to 1 है। ठीक है, इसमें और लिखते हैं, यदि f डैश x इज इक्वल टू 0, x के किसी अंतराल के लिए, x के किसी अंतराल के लिए, वहां मैं बोल रहा था x के किसी निश्चित मान के लिए, वो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, पर वो फाइनाइट नंबर है। पर अगर आपका x किसी अंतराल में आ गया तो किसी भी अंतराल में अंकों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। तो मैंने बोला यदि आपका f डैश x 0 x के किसी अंतराल के लिए क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तथा f डैश x का मान परिवर्तित नहीं हो रहा, तब फलन मैनी वन होगा। तब फलन क्या होगा, मैनी वन होगा। कैसे? आपने कहा सर चलिए ग्राफ से समझ लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपका फलन dy बाई dx पॉजिटिव दिखा रहा है, यहां तक आ गया और यहां पर आकर के उसने अपने dy बाई dx को क्या कर लिया, x इक्वल टू a पर 0, यहां से लेके यहां तक वो शून्य ही रहा, x इक्वल टू b तक, और उसके बाद आपका dy बाई dx टर्न कर गया वापस। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया में आपका dy बाई dx जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से लेके यहां तक आपका जो dy बाई dx होगा वो इस अंतराल में शून्य आया, और इसके बाद आपका जो dy बाई dx आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो x अक्ष के समांतर जो रेखा यहां से आएगी वो यहां से ओवरलैप होगी, इस पूरे को ओवरलैप करेगी और निकल जाएगी। तो ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। तो अगर अपन देखें तो हमने क्या बोला, अगर सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है तो भी 1 1, सिर्फ नेगेटिव आ रहा है तो भी 1 1। मान लीजिए 0 हो रहा है, लेकिन 0 किसी निश्चित अंक पर हो रहा है, निश्चित संख्या के अंकों पे हो रहा है, अंतराल में नहीं हो रहा है, और साथ में चिन्ह नहीं बदल रहा है, तो आपका फलन अभी भी कैसा है, एकाकी ही है। लेकिन अगर आपने f डैश x को शून्य करा और वो किसी निश्चित अंतराल में शून्य हो गया, किसी निश्चित अंतराल में वो क्या हो गया, शून्य हो गया, तो आप बोलोगे कि वो फलन कैसा है, वो आपका मैनी वन हो गया। एंड द लास्ट वन, यदि दिए गए प्रांत में f डैश x अपना चिन्ह परिवर्तित करे, अभी तक जो केस हमने नहीं पढ़ा था वो क्या था, हमने कहा हमेशा पॉजिटिव है तो भी 1 1, हमेशा नेगेटिव है तो भी 1 1, एक पॉइंट पे 0 हो गया लेकिन साइन चेंज नहीं हुआ तो भी 1 1, एक से ज्यादा पॉइंटों पर शून्य हो रहा है, मतलब एक अंतराल में शून्य हो रहा है तो मैनी वन, और अगर चिन्ह परिवर्तित कर दिया, यदि दिए गए प्रांत में f डैश x अपना चिन्ह परिवर्तित करे तो f ऑफ x क्या होगा, एक मैनी वन फंक्शन होगा। f ऑफ x क्या होगा, एक मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसको हम सवालों पे लेके चलते हैं बेटा। जैसे मैं पहले सिंपल सवालों से समझाऊंगा। मैंने एग्जांपल लिया f रियल नंबर से रियल नंबर, और मैंने आपको बोला f ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस 2x। मान लो मैंने ये सवाल दे दिया। अब मैं x क्यूब प्लस 2x का ग्राफ तो बनाना नहीं जानता, ठीक है, पर मुझे ये मालूम है कि x क्यूब प्लस 2x अवकलनीय तो है, तो मैं क्या करता हूं, इसका f डैश x निकालता हूं फर्स्ट स्टेप में। अब f डैश x क्या आएगा, इसका 3x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। क्या बन गया बेटा, ये एक द्विघात बन गया। यहां देखो ये x स्क्वायर है, मैं पहले बता दूं इसका d ऋणात्मक है और a कैसा है, धनात्मक। तो x बिलोंग्स टू r पे d ऋणात्मक और a धनात्मक अगर आपको दे रखा है तो आप निश्चित तौर पर बोल सकते हैं कि f डैश x का मान सदैव कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब f डैश x का मान अगर सदैव धनात्मक आया तो निश्चित तौर पर हम बोल सकते हैं कि यह फलन कैसा है, 1 1 है। बोलो क्लियर, क्यों, क्योंकि ये कैसा आया, f डैश x हमेशा पॉजिटिव आया तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये बढ़ रहा होगा, x अक्ष के समांतर वो एक बार कटेगा। ठीक है,
एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मैंने कहा एफ ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर और एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स ले लिया मैंने आपकी बात। आपने कहा सर ठीक है एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम। एफ डैश एक्स निकाला तो ये कितना बना 3x² और आगे आपके पास -1। आपका प्रांत जिसमें आपको इसको चेक करना है वो x बिलोंग्स टू r है। आप जानते हैं कि यदि आप -1/√3 डालें तो आपका एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर आप 1/√3 डाल दें तो भी आपका एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि अगर मैं 1/√3 से बड़ा कोई मान ले लेता हूं, ठीक है, आप 1/√3 से कोई भी बड़ा मान लेंगे ये आपको धनात्मक देगा। एफ डैश एक्स का मान हमेशा कैसा आएगा बेटा, धनात्मक आएगा। -1/√3 से √3 के बीच में अगर आप कोई अंक ले लें, जैसे 0 ले लें, तो आपका एफ डैश एक्स का मान यहां पर कैसा आया, ऋणात्मक आया। और इसके पीछे अगर ले लें -2 भी ले लेंगे तो फिर से ये कैसे आएगा, एफ डैश एक्स धनात्मक आएगा। और इसे हम जानते भी हैं कैसे, हम परिमेय असमीकाओं के हिसाब से देख लेते हैं। माइनस अनंत से अनंत है, यहाँ -1/√3 है, यहाँ 1/√3 आ गया। ठीक है ना, इस पर यह एफ डैश एक्स 0 है, एफ डैश एक्स 0 है। यहां पर वो धनात्मक मान देता है, यहां ऋणात्मक देगा और यहां धनात्मक। तो क्या आपका एफ डैश एक्स का मान चिन्ह परिवर्तित कर रहा है? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है तो पहले ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर 0 हो गया -1/√3 पर, फिर नेगेटिव हो गया तो नीचे गिरा। और जैसे ही उस ग्राफ ने नीचे की तरफ टर्न मारा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा उसको एक से ज्यादा बार काट जाएगी, निश्चित बात है। तो ये जो फंक्शन आया वो कैसा हो गया, इट बिकम्स मैनी वन फंक्शन। तो आपको यह समझना है कि वो एकाकी है या बहु एकाकी, कैसे जांचेंगे, आपको डिफरेंशिएट करके निकाल देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, और मैंने कहा एफ रियल नंबर से रियल नंबर ले लो और आप एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स उठा लो। मैं बहुत आसान सवाल इसलिए करवा रहा हूं ताकि अपन धीरे धीरे उन अच्छे सवालों की तरफ चलेंगे। ठीक है, आपको दे दिया मैंने एफ रियल नंबर से रियल नंबर और एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। आपने कहा कि ठीक है सर ये तो मुझे मालूम है, इसका एफ डैश एक्स कितना आता है, कॉस एक्स आता है। अब cos x को आपको चेक करना है साइन को, कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू r में। x बिलोंग्स टू r में आप जानते हैं कि cos x का मान जो होगा वो -1 से 1 आएगा। इसका मतलब f डैश x का मान भी -1 से 1 आएगा। इसका मतलब चिन्ह परिवर्तित हो गया। तो आप बोलोगे क्या है ये फलन, मैनी टू वन फंक्शन है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन प्रोसेस से एकाकी और बहु एकाकी देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए आसान काम हो जाता है, परंतु उसके लिए अवकलन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब कई बच्चों का ये डाउट होता है कि सर अभी तो आप तो 12th का स्टार्ट टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो आप लोगों ने 11th में फिजिक्स में अवकलन के बारे में जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो आप सीख चुके हैं, चिन्ह मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए आपको इस वाले मेथड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिंपल से डिफरेंशिएट करके देखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एकाकी और बहु एकाकी के लिए जो आपको याद रखने योग्य बिंदु है, यानी पॉइंट्स टू रिमेंबर। कुछ बिंदु हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला बिंदु 1 1 व मैनी वन सदैव प्रांत के सापेक्ष जांचे जाते हैं। ठीक है, सेकंड, समस्त आवर्तीय फलन मैनी वन होते हैं। जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है वो सब क्या होंगे बेटा, मैनी वन होंगे, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है, जो अपने आप को रिपीट करता रहे। तो रिपीट अगर करेगा तो x की समांतर रेखा है उसको एक से अधिक बार काटेगी। ठीक है ना। थर्ड, रेखीय फलन वन वन होता है। जितने भी आपके लीनियर फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वन वन होते हैं। चौथा पॉइंट, त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में मैनी वन होते हैं। फिफ्थ,
लीनियर एक्सप्रेशन बटे लीनियर एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया था रेखीय व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक, लीनियर एक्सप्रेशन बटे लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। रेखीय व्यंजक बटे रेखीय व्यंजक यानी दैट इज ax प्लस बी बरा अपॉन सी एक्स प्लस डी, ऐसा आपको दे रखा हो, इज इक्वल टू मान लो अपने एफ ऑफ एक्स मान लिया, और ये साथ में क्या दे रखा है, विदाउट कॉमन फैक्टर, ठीक है, सदैव एकाकी होता है। सदैव कैसा होता है, एकाकी होता है। छठा पॉइंट, द्विघात बटे द्विघात, वो भी कैसा, विदाउट कॉमन फैक्टर, हमेशा मैनी वन होता है। हमेशा कैसा होता है, मैनी वन होता है, ठीक है। तो ये जो हमने बात करी, ये हमने करी एकाकी की और बहु एकाकी की, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब उसे हम समझ लेते हैं, वो क्या है, प्रांत को छोटा करके, प्रांत को छोटा करके हम बहु एकाकी फलन को एकाकी बना सकते हैं। बहु एकाकी फलन को हम क्या बना सकते हैं, एकाकी। अगर मैंने प्रांत को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने डोमेन को छोटा कर दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखूं मैं, अगर मैंने आपसे बोला कि देखो एफ ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में, मैंने आपको बोला एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दे दिया मैंने एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि सर इसका जो ग्राफ आएगा वो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, और अगर ऐसा ग्राफ है तो ये निश्चित तौर पर दिख रहा है कि कैसा है, मैनी टू वन ग्राफ है, ठीक है, ये 0 पे से जा रहा है। अब मैंने क्या करा, इस फलन के प्रांत को 0 से लेकर अनंत तक ब्लॉक कर दिया, और आपको मैंने इसका सह-प्रांत फिर से r दे दिया। तो अब जब आप आलेख बनाओगे तो ये आलेख कहां से बनेगा, 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो सिर्फ इतना हिस्सा बनवाया मैंने, ये हिस्सा बनवाया ही नहीं। तो अब जब आप अपने प्रांत में एक्स अक्ष के सापेक्ष रेखाएं खींचोगे तो ये रेखाएं कैसी खींचेंगी, एक बार काटेंगी, क्योंकि उधर वाली ब्रांच तो अपन ने बनाई ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रांत को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले प्रांत क्या था, माइनस अनंत से अनंत था, अब मैंने प्रांत को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो मेरा ये वाला ब्रांच बना ही नहीं। अब अगर ये ब्रांच बना ही नहीं तो एक्स अक्ष की समांतर रेखाएं उसको कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है, तो ये वाला हो गया 1 1 और ये वाला क्या हो गया, मैनी वन। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपके मैनी वन ग्राफ हैं उनके प्रांतों को इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं कि आपकी एक्स अक्ष की समांतर रेखाएं उसे सिर्फ एक बार काटे, और वो जो एक बहु एकाकी फलन है वो एकाकी हो जाएगा। तो अब इस बात पर क्या समझे, वो बात मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स कैसा फलन है, एकाकी है या बहु एकाकी है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर साइन एक्स मतलब त्रिकोणमितीय फलन है, और सर ने लिखाया था कि त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो बहु एकाकी होते हैं क्योंकि वो आवर्तीय होते हैं। लेकिन यहां ये बोलना कि ये बहु एकाकी होगा, ये तब तक सही नहीं है जब तक मुझे प्रांत के बारे में कोई बात नहीं की जाए। अगर मुझसे कहा जाए इसका प्रांत, जो इसका ओरिजिनल प्रांत है वही है x बिलोंग्स टू r, तो मैं निश्चित तौर पे बोल पाऊंगा कि ये बहु एकाकी है। लेकिन आपको अगर मैंने sin x में बोल दिया कि आपका जो x का जो डोमेन है वो आपका -π/2 से सिर्फ π/2 तक जा रहा है साहब, तो अब आप sin x का जब ग्राफ बनाएंगे तो आप π/2 पर रुक जाएंगे ग्राफ को ऐसे लेकर के, और इधर से -π/2 पर रुक जाएंगे आप अपने ग्राफ को लेकर के ऐसे। ये आपका 1 आ गया, ये π/2 आ गया और ये -1 आ गया। अब आप एक्स अक्ष के समांतर जितनी चाहे रेखाएं खींच लें, आपकी सारी रेखाएं क्या होंगी, एक ही बार कटेंगी। तो आपका इस वक्त जो, अगर मैंने एक्स को ये कह दिया, यहां से अपन मान लेते हैं रियल नंबर पे चले गए, एफ ऑफ एक्स मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स अब मैंने आपको साइन एक्स दे दिया। तो अब आप क्या बोलेंगे कि सर इस केस में तो एक ही बार काट रही, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। तो 1 1 और मैनी वन जांचने के लिए जो सापेक्षता आपको लेनी है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको लेना है, वो क्या लेना है, वो प्रांत लेना है, ठीक है। तो ये हमारा एकाकी और बहु एकाकी हो गया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, और वो क्या था
कि आपका फंक्शन अंतःक्षेपी हो और आच्छादक। तो पहले हम समझते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, और अगर फलन आच्छादक नहीं है यानी ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगर आपका फलन आच्छादक नहीं है तो निश्चित तौर पर वो फलन अपने आप क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज आच्छादक फलन, मतलब आच्छादक फलन क्या है अपन को समझना है। तो लिखें ऐसा फलन, ऐसा फलन जो अपने दिए गए प्रांत पे, अगर प्रांत दे रखा है तो वेरी गुड, नहीं तो अपना प्रांत हो गया उसका खुद का, अपने दिए गए प्रांत में, ऐसा फलन जो अपने दिए गए प्रांत में परिसर को सप्रांत के समान कर दे। ऐसा फलन जो अपने दिए गए प्रांत में परिसर को सहप्रांत के समान कर दे, मतलब सिंपल सी कहानी, ऐसा फंक्शन जिसका रेंज जो हो वो किसके बराबर आ जाए, आपके सहप्रांत यानी कोडोमेन के बराबर आ जाए। तो अगर किसी फंक्शन का रेंज अगर आपका किसके बराबर आ रहा है, कोडोमेन के बराबर आ रहा है, रेंज इज इक्वल्स टू व्हाट, कोडोमेन, तो आपका फंक्शन निश्चित तौर पर कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। कैसा फलन है आपका, आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। और आच्छादक फलन अगर नहीं होगा तो अंतःक्षेपी क्या होगा, तो आप बोलोगे कि अंतःक्षेपी फलन क्या है, अंतःक्षेपी फलन, मात्राओं पर टेंशन मत लेना, भावनाओं को समझना, यानी कि इनटू फंक्शन, ऐसा फलन जो अपने प्रांत में रेंज को सबसेट बनाए, किसका, कोडोमेन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रेंज है इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसको बेटा हम बोलते हैं उपसमुच्चय। यदि आपकी जो परिसर आ रही है, अगर आपका परिसर आपके सहप्रांत का उपसमुच्चय बन रहा है, पूरा बराबर नहीं हुआ, सिर्फ क्या बना, उपसमुच्चय बन रहा है, मतलब रेंज छोटा आया और आपका जो सहप्रांत है वो बड़ा आ गया, तो आपका जो फलन होगा वो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, यानी आपका अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसको चेक करने के मेथड क्या है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको फलन दिया गया होगा, उसका प्रांत आपको पता होगा, या तो दे रखा होगा, और अगर नहीं दे रखा है तो वो आप प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। प्रांत के सापेक्ष आपको परिसर निकालना आता है, किसी भी फलन का परिसर निकालना आपको आता है, इसकी प्रैक्टिस अपन ने बहुत करी है, ठीक है। तो अगर फलन आपको दे रखा है, प्रांत आपने निकाल लिया, परिसर निकाल लिया, सहप्रांत तो वो देगा। सहप्रांत और परिसर अगर बराबर हो गए तो हम बोलेंगे कि फलन कैसा है, हमारा फलन है ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन। और अगर वो उसके बराबर नहीं आया, किसके बराबर, कोडोमेन के बराबर, रेंज नहीं आई, तो हम बोलेंगे क्या, कि वो आपका क्या है, इनटू फंक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, मैंने आपको बोला f रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया f ऑफ x बराबर cos x, ठीक है। अब रियल नंबर यानी प्रांत है, cos x का जो परिसर आता है, यानी परिसर मतलब y बिलोंग्स टू, वो निश्चित तौर पर -1 से 1 आएगा, ये तो सब जानते हैं, ठीक है ना। क्या ये -1 से 1 इस सहप्रांत के बराबर है? आप बोलोगे नहीं सर, ये सहप्रांत के बराबर तो नहीं है, पर ये सहप्रांत का उपसमुच्चय है, तो मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन कैसा है, इनटू है। मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक और ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल, मैंने बोला f रियल नंबर से, और मैंने कहा -1 से 1 ही दे दिया मैंने, और आपको अब की बार दे दिया f ऑफ x बराबर cos 2x, f ऑफ x बराबर cos 2x। आप बोलो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2x से, अभी भी रेंज कितनी आएगी, अभी भी रेंज आएगी -1 से 1। अब देखें कि जो आपकी रेंज है और जो आपका कोडोमेन है वो कैसा आ गया, बराबर, तो ये वाला फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि आप क्या निकालोगे, रेंज निकालोगे। रेंज निकालने के बाद अगर आपका फंक्शन का जो रेंज है वो आपके सहप्रांत के बराबर आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि क्या है, वो ऑन टू फंक्शन है।
तो आप शुरुआत से समझें, जब मैं बोला करता था रेंज निकालने का, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि मैं सहप्रांत निकाल नहीं सकता, सहप्रांत सदैव मुझे प्रश्न में मिलता है। अगर कभी किसी प्रश्न में लिखा हुआ आ गया कि आप सहप्रांत ज्ञात करें, इसका मतलब यह है कि उसको फलन जो है वो ऑन टू देना पड़ेगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन जब आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं रेंज निकालूंगा, और क्योंकि रेंज कोडोमेन के बराबर है तो मैं बोल दूंगा कि सहप्रांत जो है वो कोडोमेन जो है आपका वही रेंज है। लेकिन मान लो ये सिचुएशन हो आपकी, तो मैं तो रेंज निकाल लूंगा, रेंज निकालने के बाद मुझे क्या पता उसका सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखें, प्रांत आप निकालते हैं, परिसर आप निकालते हैं, और सहप्रांत आप नहीं निकालते हैं, वो प्रश्न में आपको मिलता है। परंतु अगर वो प्रश्न कह रहा है जानबूझ करके कि नहीं आप सहप्रांत निकालें, तो निश्चित तौर पर वो जो फलन है वो एक आच्छादक फलन होगा, यानी परिसर ही निकाला जाएगा और परिसर को सहप्रांत के बराबर रख दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आच्छादक फलन निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको फलन का परिसर निकालना है, और परिसर निकालने के बाद उसको सहप्रांत के साथ तुलना करनी है। यदि दोनों समान तो आपका फलन कैसा है, आच्छादक है, और यदि आपका सहप्रांत जो है वो बड़ा आ जाता है और परिसर छोटा, तो आप बोलोगे कि आपका जो फलन है वो कैसा है, वह एक अंतःक्षेपी फलन है, यानी इनटू फंक्शन है। अब इस पर बेस्ड अपन कुछ सवालों को ट्राई करते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मैंने कहा f रियल नंबर से रियल नंबर, और मैंने आपको बोल दिया f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ले लिया मैंने कहा कि बताएं कि ये फलन कैसा होगा। ठीक है, अब अभी हम इसको एकाकी और बहु एकाकी को नहीं चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या चेक करने वाले हैं कि ये आच्छादक है या अंतःक्षेपी। ठीक है, एकाकी और बहु एकाकी फिर मैं बाद में करके दिखाऊंगा इसी सवाल में। अब मैंने कहा रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी प्रांत और सहप्रांत दोनों वही हैं। मैंने कहा इसका परिसर, अगर आपको द्विघात दे रखा है तो द्विघात का परिसर होता है -d/4a से लेकर और अनंत तक जाता है। कब? जब आपका a धनात्मक हो। किसी भी द्विघात का परिसर -d/4a से अनंत जाता है यदि a कैसा हो, धनात्मक हो। यहां जब d निकालेंगे हम, तो इसका d निकालने पर अब देखें क्या आएगा, -d निकालते हैं तो b² आएगा 16 माइनस का 24/4 से लेके अनंत, यानी इसका परिसर आ गया माइनस ऑफ 16 माइनस 24 यानी -8/4 से लेके अनंत। तो आपका परिसर कितना आया, आपका परिसर आ गया 2 से लेके अनंत। अब 2 से लेके अनंत को अगर हम कंपेयर कराएं सहप्रांत से, तो मेरे को मालूम है कि 2 से लेके अनंत जो है वह सहप्रांत से कैसा है, छोटा है, उसका उपसमुच्चय है। तो हम बोलेंगे कि ये जो फलन है वो कैसा है, वो आपका इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, अंतःक्षेपी फलन है आपका। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं इसका 1 1 चेक करना चाहता तो मैं क्या करता, मैं इसका f' निकाल देता। f' निकालता तो मुझे क्या मिलता, 2x - 4 मिलता। 2x - 4 का जो मूल है, यानी शून्य कहां बनेगा, x बराबर 2 पे बनेगा, तो नंबर रेखा पर 2 डाल दो, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत, यहां पर 2 से बड़ी रेखा अंक डालते ही ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि आपका प्रांत x बिलोंग्स टू r है। देखिए, मैं प्रांत हमेशा x की बात करता हूं, परिसर में y की बात करता हूं। इस पर कभी कंफ्यूज मत होना कि x और y में कंफ्यूज हो गए। x मतलब प्रांत है और y का मतलब परिसर ही है। तो यहां अपन ने किसकी बात कर ली, ऑन टू इनटू की बात कर ली। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, मुझे 2 मिल गया। मैंने कहा कि 2 से बड़े पर यह मान सदैव धनात्मक होगा, 2 से छोटे पर ऋणात्मक होगा, यानी f' निश्चित तौर पर अपना चिन्ह परिवर्तित कर रहा है प्रांत में, तो यह मैनी1 होगा। अब फलन आपका फाइनली पूरा फंक्शन क्या है, तो पूरा फंक्शन आपका बना मैनी1 और इनटू, यानी अगर अपन इसको हिंदी में लिखें, एक बार और लिख दे रहा हूं, बहु एकाकी व अंतःक्षेपी। यह फलन आपका क्या बन गया, बहु एकाकी और अंतःक्षेपी। तो ज्यादातर सवाल जो आते हैं बेटा आईआईटी के अंदर, वो सवालों में क्या होता है, आपको उनका परिसर ज्ञात करना होता है, क्योंकि परिसर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। परिसर निकाल के आप सहप्रांत के साथ क्या करें, कंपेयर करा दें। अगर आप सहप्रांत के साथ कंपेयर करा देते हैं और वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपका फलन आच्छादक हो जाता है, अन्यथा वो अंतःक्षेपी हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप फलन में एकाकी चेक करते हैं। एकाकी चेक करने का एक मेथड तो ग्राफिकल हो गया, और अगर आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं तो आप अवकलन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं कि उसका f' की निकाल लेते हैं। f' निकालने के बाद देखते हैं कि सदैव धनात्मक या सदैव ऋणात्मक या
कुछ बिंदु पर शून्य होने के बाद चिन्ह परिवर्तन ना हो, इन तीनों ही केस में आपका फलन कैसा होता है? एकाकी होता है। तो बहु एकाकी के कितने केस हैं? 2 केस हैं कि या तो आपका एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा हो परंतु वो शून्य किसी अंतराल में हो जाए, dy बाई dx का वैल्यू किसी अंतराल में शून्य हो जाए, तो उस अंतराल पर आपका जो आलेख होगा वो एक्स अक्ष के समांतर होगा और वो जो रेखा आएगी वो उसको ओवरलैप करके चली जाएगी, तो वो मैनी वन हो गया। और दूसरा केस क्या है कि अगर एफ डैश एक्स अपना चिन्ह बदलता है प्रांत में, प्रांत जो आपको दिया गया है उसमें यदि आपके एफ डैश एक्स का चिन्ह बदल रहा है तो निश्चित तौर पर आपका जो फलन होगा वो बहु एकाकी होगा। तो 5 केस थे एफ डैश एक्स के, उनमें से 3 केस क्या थे? एकाकी के थे, और 2 केस जो थे वो बहु एकाकी के थे। 2-3 केस कौन कौन से थे? हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव, या चिन्ह परिवर्तन ना हो पर एफ डैश एक्स कुछ बिंदुओं पर शून्य हो। और बहु एकाकी के 2 केस कौन से थे? बहु एकाकी के 2 केस थे कि यदि आपका किसी अंतराल में शून्य बन जाए, चिन्ह परिवर्तन नहीं हो रहा है एफ डैश एक्स का, परंतु किसी अंतराल में एफ डैश एक्स शून्य हो गया, तो आप बोलते थे कि ये बहु एकाकी हो गया, या एफ डैश एक्स का चिन्ह बदल जाए तो आपका बहु एकाकी हो गया। आच्छादक के लिए आपको एक ही काम करना है, क्या? आपको जो भी फलन दिया गया होगा उसका परिसर ज्ञात करना है। परिसर यदि सहप्रांत के बराबर तो आच्छादक है, और यदि परिसर सहप्रांत से छोटा तो आपका बहु एकाकी होगा।